कहानी है रामपुर गांव के पुराने बाजार में रघु नाम के एक बूढ़े आदमी की छोटी सी मटन की दुकान थी। दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन रघु के हाथ के मटन का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। दोपहर होते ही उसकी दुकान के सामने ग्राहकों की लाइन लग जाती थी। रघु के साथ उसका बेटा गोपाल भी दुकान पर काम करता था। गांव में अगर किसी को स्वादिष्ट मटन खाना होता तो हर कोई रघु की दुकान पर ही आता था। रघु अपने काम को सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि अपनी इज्जत मानता था। अरे रघु काका, आज तो सुबह से बहुत भीड़ लग रही है। क्या करे बेटा, भगवान की दया और ग्राहकों का प्यार है। काका, फिर मेरे लिए भी एक प्लेट मटन चावल लगा दीजिए। बाबा, आज तो लगता है जल्दी ही सारा मटन बिक जाएगा। बिक जाएगा बेटा, लेकिन याद रखना, ग्राहक को कभी खराब सामान मत देना। आपने ही से सिखाया है बाबा। पैसा एक बार कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन भरोसा नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल बेटा, दुकान छोटी हो सकती है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी हमेशा बड़ी होनी चाहिए। रघु की यही बात उसके बेटे के दिल में बस गई थी। उसे क्या पता कि कुछ ही दिनों बाद यही दुकान उसके परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। अगले दिन भी रघु रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर अपनी मटन की दुकान खोल देता है। लेकिन उस दिन सुबह से ही रघु को शरीर में कमजोरी और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। फिर भी वो बेटे से अपनी तबीयत छिपाकर काम करता रहा। दोपहर होते होते रघु की तबीयत और बिगड़ने लगी। उसका चेहरा उठ गया और हाथ पैर कांपने लगे। गोपाल ने अपने पिता को परेशान देखा तो तुरंत काम छोड़कर उनके पास आया। बाबा, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आप ठीक तो हो? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। तू दुकान संभाल, मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। नहीं बाबा, आज आप काम नहीं करेंगे, पहले घर चलिए। अरे बेटा, दुकान कैसे बनते हैं? ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। ग्राहक फिर आ जाएंगे बाबा, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गोपाल इसी तरह रघु को घर ले आया। जमुना ने जब रघु की हालत देखी तो वो भी घबरा गई। हे भगवान, सुबह तो ठीक थे, अचानक ही तबीयत कैसे बिगड़ गई? माँ, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। इतनी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं जी, अब आपकी बात नहीं सुनूंगी। पहले डॉक्टर को दिखाएंगे। गोपाल अपने पिता रघु को लेकर जल्दी गांव के डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर रघु की जांच करता है और कुछ देर बाद उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगती है। डॉक्टर ने रघु की अच्छी तरह जांच की। कुछ देर बाद डॉक्टर ने गोपाल और जमुना को अपने पास बुलाया। रघु की बीमारी साधारण नहीं थी और उसके इलाज में काफी समय और पैसे लगने लगे थे। डॉक्टर साहब, बाबा को हुआ क्या है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इलाज में कितना खर्च आएगा? दवाइयों और इलाज मिलाकर काफी खर्च आएगा। आपको कुछ समय तक लगातार इलाज करवाना पड़ेगा। आप बस मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। पैसों का इंतजाम मैं किसी भी तरह कर लूंगा। गोपाल, इतना परेशान मत हो बेटा, मेरे पास थोड़े पैसे रखे हैं, उनसे इलाज शुरू करवा दो। बाबा, पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। गोपाल ने पिता को हिम्मत तो दे दी, लेकिन उसके मन में एक बड़ा डर बैठ गया था। घर की सारी जमा पूंजी इलाज में लगने वाली थी और दुकान बंद होने से कमाई भी रुकने वाली थी। बेटा, घर की थोड़ी बहुत बचत है, लेकिन पता नहीं इलाज कितने दिन चलेगा। माँ, जब तक मेरी सांस है, बाबा का इलाज नहीं रुकेगा। गोपाल ने अपने पिता से वादा तो कर दिया, लेकिन उस वादे को निभाने के लिए उसे जल्द ही अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेना पड़ने वाला था। रघु का इलाज कई दिनों से चल रहा था। घर में रखी सारी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। गोपाल दिन रात अपने पिता की सेवा करता, लेकिन इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था। एक शाम गोपाल दवाइयां लेकर घर आया। उसने अपनी जेब देखी तो उसमें बहुत कम पैसे बचे थे। वो परेशान होकर चारपाई के पास बैठा। रघु ने बेटे के चेहरे की चिंता पड़ी।
क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों बैठा है? कुछ नहीं बाबा, बस दवाइयों के पैसे थोड़े ज्यादा लग गए। मुझसे मत छिपा बेटा, घर के पैसे खत्म हो गए ना? बाबा, मैं किसी से उधार ले लूंगा, लेकिन आपका इलाज बंद नहीं होने दूंगा। नहीं बेटा, अब किसी के सामने हाथ मत फैलाना। फिर हम क्या करेंगे? गोपाल, हमारी मटन की दुकान बेच दे। क्या? नहीं बाबा, वो दुकान कैसे बेच दूं? आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके उसे बनाया है। बेटा, दुकान मैंने इसलिए बनाई थी कि मेरा परिवार खुश रहे। अगर आज वही दुकान मेरे इलाज के काम आ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? लेकिन बाबा, दुकान चली गई तो हमारी कमाई भी बंद हो जाएगी। जान बची तो मेहनत करके फिर दुकान बना लेंगे, लेकिन अगर इलाज रुक गया तो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। गोपाल की आंखों से आंसू निकल गए। जिस दुकान को उसने बचपन से अपने पिता के साथ देखा था, आज उसी दुकान को बेचने का फैसला करना पड़ रहा था। ठीक है बाबा, मैं कल ही जाकर किसी को दुकान बेच दूंगा। अगले दिन गोपाल अपनी पुरानी मटन की दुकान बेचने के लिए बाजार में खरीदार ढूंढ लगा। काफी पूछताछ के बाद उसकी मुलाकात एक अमीर सेठ धनराज से हुई। धनराज को बाजार की अच्छी जगह पर मटन की दुकान खोलनी थी। गोपाल के लिए ये सौदा करना आसान नहीं था। जिस दुकान में उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी, उसे किसी दूसरे के हाथों सौंपते समय उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। गोपाल, दुकान की जगह मुझे पसंद है, मैं तुम्हें इसके पूरे पैसे दे दूंगा। सेठ जी, बस एक बात है, दुकान का ध्यान रखना। मेरे बाबा ने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ अच्छी दुकान चलाऊंगा। गोपाल ने भारी मन से दुकान की चाबी धनराज के हाथ में रखी। ये लीजिए सेठ जी, अब ये दुकान आपकी है। चाबी देते समय गोपाल की आंखों के सामने अपने पिता की सारी मेहनत घूम गई। उसने दुकान की तरफ आखिरी बार देखा और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ ही दिनों बाद धनराज ने उसी जगह अपनी नई और बड़ी मटन की दुकान खोल दी। दुकान पर चमकदार बोर्ड लगाया गया और तरह तरह के मटन के व्यंजन मिलने लगे। आइए आइए, ताजा मटन, बढ़िया स्वाद और शानदार दुकान। एक बार खाइए, बार बार आइए। धीरे धीरे गांव के लोग धनराज की दुकान पर जाने लगे। अब तो रघु काका की दुकान भी नहीं, यहीं से मटन ले लिया करेंगे। हाँ, दुकान भी बड़ी है और सामान भी खूब है। उधर रघु अस्पताल में अपना इलाज कर रहा था। दुकान बिक चुकी थी, लेकिन गोपाल में पिता को इसकी चिंता नहीं हो रही। वो हर दिन उनके पास बैठकर बस यही कहता कि सब ठीक हो जाएगा। बेटा, दुकान चली गई, लेकिन तू मेरे साथ है, मेरे लिए यही काफी है। बाबा, आप बस जल्दी ठीक हो जाओ, दुकान और पैसा हम फिर कमा लेंगे। रघु ने बेटे से सिर पर हाथ रखा। उसे भरोसा था कि उसका बेटा एक दिन फिर से अपनी मेहनत से सब कुछ खड़ा करेगा। कई महीनों के इलाज के बाद आखिरकार रघु की तबीयत में काफी सुधार आने लगा। डॉक्टर ने आखिरी जांच के बाद उसे घर जाने की अनुमति दे दी। गोपाल और जमुना के चेहरे पर महीनों बाद खुशी दिखाई दी। रघु काका, अब आप काफी बेहतर हैं। कुछ दिन आराम कीजिए और ज्यादा मेहनत मत कीजिए। डॉक्टर साहब, आपने मेरा इलाज करके मुझे नई जिंदगी दी है। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप चिंता मत करो बाबा, अब मैं काम करके घर संभाल लूंगा। तीनों घर वापस आ गए। रघु कुछ देर अपनी चारपाई पर बैठा रहा और फिर बेटे की तरफ देखने लगा। गोपाल, अब बता बेटा, घर कैसे चलेगा? बाबा, आप चिंता मत करो, मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। अगली सुबह गोपाल काम की तलाश में गांव के बाजार निकल गया। उसने कई दुकानदारों से काम मांगा, लेकिन हर जगह उसे कोई न कोई बहाना सुनने को मिला। सेठ जी, कोई काम हो तो मुझे रख दीजिए, मैं मेहनत से काम करूंगा। अभी तो आदमी पूरे हैं बेटा, तुम कहीं और कोशिश करो। गोपाल दूसरी दुकान पर गया। भैया, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। काम तो है, लेकिन तुम्हें मटन के अलावा और क्या आता है? मैं कोई भी काम कर लूंगा,
झाड़ू, पोंछा, जो भी आप बोलोगे, बस एक मौका दे दीजिए। माफ करना बेटा, अभी मैं किसी को नहीं रख सकता। गोपाल पूरे दिन बाजार में काम ढूंढता रहा, लेकिन किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। शाम होते होते वो निराश और गुस्से में घर लौट आया। रघु ने बेटे का उतरा हुआ चेहरा देखा तो समझ गया कि उसे काम नहीं मिला है। क्या हुआ बेटा? सुबह तो बड़े भरोसे से काम ढूंढने गया था। कुछ नहीं बाबा, किसी ने काम नहीं दिया। हर जगह कोई न कोई बहाना बना दिया। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? बाबा, घर कैसे चलेगा? दुकान भी नहीं रही और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। रघु कुछ देर चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बेटा, हम दूसरों के यहाँ नौकरी क्यों मांग रहे हैं? तो फिर क्या करें बाबा? हमारे पास दुकान नहीं है, लेकिन हमारे पास मटन बनाने का हुनर तो है। लेकिन बाबा, बिना दुकान के हम मटन बेचेंगे कहाँ? ठेला लगाएंगे बेटा। ठेला? हाँ, अपनी पुरानी दुकान के सामने ही एक छोटा सा ठेला लगाएंगे। दुकान उनकी है, लेकिन सड़क पर मेहनत करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। रघु की बात सुनकर गोपाल के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। दोनों ने उसी रात पुराने सामान से ठेला तैयार करने का फैसला कर लिया। बाबा, दुकान भले ही चली गई, लेकिन अब हम अपना ठेला जरूर चलाएंगे। यही तो मेरा बेटा है। कल से फिर मेहनत शुरू। अगली सुबह रघु और गोपाल ने मिलकर अपनी पुरानी दुकान के सामने एक छोटा सा मटन का ठेला लगाया। ठेला साधारण था, लेकिन रघु के हाथों में वही पुराना हुनर और स्वाद था। रघु ने सुबह सुबह ताजा मटन तैयार किया और गोपाल ने ठेले को साफ करके सजा दिया। दोनों को उम्मीद थी कि शायद कोई पुराना ग्राहक उन्हें देखकर रुक जाए। बाबा, ठेला तो तैयार हो गया, लेकिन अगर ग्राहक नहीं आए तो? बेटा, ग्राहक आए या ना आए, हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। दोपहर तक सिर्फ 2-3 ग्राहक ही ठेले पर आए। बाबा, आज तो बहुत कम दिख रही। कोई बात नहीं बेटा, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। तभी एक ग्राहक ठेले के पास आकर रुका। उसने रघु को ध्यान से देखा और अचानक पहचान लिया। अरे रघु काका, आप यहाँ? हाँ बेटा, दुकान तो चली गई, लेकिन काम अभी बाकी है। काका, आपके हाथ का मटन बहुत याद आता था। एक प्लेट बना दो। गोपाल जल्दी से मटन और चावल की प्लेट तैयार करके ग्राहक को देता है। ग्राहक पहला निवाला खाते ही कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। क्या हुआ काका? स्वाद अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं बेटा, यही तो वही पुराना स्वाद है। बिल्कुल वही स्वाद वही रहेगा रामा, क्योंकि हाथ वही है और मेहनत भी वही है। ग्राहक ने खुशी से पूरी प्लेट खत्म की और जाते समय उसे 2 और लोग धनराज सेठ की दुकान की तरफ जाते हुए मिले। अरे भाई, इधर कहाँ जा रहे हो? रघु काका का ठेला तो इधर है। रघु काका, ये कौन है? अरे भाई, इनके मटन में जादू है। खाएगा तो भूल नहीं पाएगा। चल वही चलते हैं। और हाँ, ध्यान रखना बेटा, कहीं उंगलियां मत खा लेना मटन के साथ साथ। वो दोनों रघु काका के ठेले पर आए। उन दोनों ने भी रघु के हाथ का मटन खाया और उन्हें स्वाद बहुत पसंद आया। तुम दोनों को बता दूं, रघु काका के हाथ का मटन पूरे गांव में मशहूर है। हाँ, सच में इतना अच्छा है। मैं अपने परिवार के साथ आऊंगा। बाबा, लगता है हमारा ठेला धीरे धीरे चल पड़ेगा। चल पड़ेगा बेटा, बस मेहनत में कमी बताने दो। अगले कुछ दिनों में रघु के ठेले पर आने वाले ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। पुराने ग्राहक अपने साथ नए लोगों को भी लाने लगे। दूसरी तरफ सामने धनराज की बड़ी दुकान पर अभी भी अच्छी भीड़ थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसके ग्राहक धीरे धीरे कम होने वाले हैं। कुछ ही दिनों में रघु और गोपाल का छोटा सा ठेला पूरे रामपुर गांव में मशहूर होने लगा। सुबह से ही लोग ठेले के आसपास जमा होने लगे। जो लोग पहले धनराज की दुकान पर मटन खरीदते थे, उनमें से कई अब रघु के ठेले पर आने लगे।
रघु के ठेले पर ग्राहकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लोग कहते थे कि दुकान चली गई, लेकिन रघु के हाथ का पुराना स्वाद वापस आ गया है। दूसरी तरफ धनराज की बड़ी दुकान पर धीरे धीरे सन्नाटा बढ़ने लगा। धनराज दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। अरे भाई, आज सुबह से एक भी ढंग का ग्राहक नहीं आया। आखिर सब लोग कहाँ चले गए? सेठ जी, कुछ लोग सामने रघु काका के ठेले पर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? मेरी दुकान तो बड़ी है, सामान भी अच्छा है और बैठने की जगह भी है। सेठ जी, लोग कहते हैं कि रघु काका के मटन का स्वाद आपकी दुकान से ज्यादा अच्छा है। धनराज गुस्से में सामने ठेले की तरफ देखने लगा। अरे छोटा सा ठेला मेरी दुकान के ग्राहकों को कैसे खींच सकता है? सेठ जी, अब तो आपके पुराने ग्राहक भी वहीं जाने लगे हैं। तभी एक पुराना ग्राहक धनराज की दुकान के सामने से गुजरा है। अरे रामू, कहाँ जा रहे हो? मटन तो मेरी दुकान से लेते थे ना? हाँ सेठ जी, पहले लेता था, लेकिन अब रघु काका पर मटन खाए बिना मन नहीं मानता था। ऐसा क्या खास है उसके मटन में? सेठ जी, आप खुद एक बार खा कर देखना, फिर आपको भी समझ आ जाएगा। रामू मुस्कुराते हुए रघु के ठेले की तरफ चला जाता है। धनराज ये देखकर और परेशान हो गया। उसकी बड़ी दुकान में मटन रखा हुआ, लेकिन ग्राहक कम होते जा रहे थे। वहीं सामने रघु के छोटे से ठेले पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ तो बात है उस बूढ़े के हाथ में। आखिर ऐसा क्या है उसके मटन में? धनराज के मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर वो खुद रघु के ठेले पर जाकर पता लगाने का फैसला करता है कि लोग उसकी दुकान छोड़कर वहाँ क्यों जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में रघु के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ और बढ़ गई। दूसरी तरफ धनराज की दुकान लगभग खाली रहने लगी। धनराज अब बहुत परेशान हो चुका था। आखिरकार एक दिन वो खुद रघु के ठेले पर पहुंच गया। धनराज ने अपनी आंखों से देखा कि उसके पुराने ग्राहक रघु के ठेले पर बैठकर मटन खा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बड़ी दुकान छोड़कर लोग एक छोटे से ठेले पर क्यों जा रहे हैं। रघु काका, एक बात पूछूं? हाँ सेठ जी, पूछो। आखिर आपकी इस छोटे से ठेले में ऐसा क्या है? मेरी दुकान बड़ी है, फिर भी सारे ग्राहक आपके पास क्यों आ रहे हैं? सेठ जी, इसमें कोई जादू नहीं है। तो फिर क्या है? मेहनत है बेटा, और वही पुराना स्वाद। धनराज कुछ पल रघु को देखता रहा। मैं खुद खाकर देखना चाहता था। एक प्लेट मटन ना। गोपाल तुरंत एक प्लेट मटन और चावल तैयार करके धनराज के सामने रख देता है। धनराज पहला निवाला खाता है और अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये तो वही स्वाद है। पहचाना सेठ जी? हाँ काका, यही स्वाद तो आपकी पुरानी दुकान की पहचान था। दुकान आपने खरीद ली थी सेठ जी, लेकिन स्वाद और हुनर तो मेरे साथ ही थे। धनराज कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। अब धनराज को सारी बात समझ आ चुकी थी। लोगों को बड़ी दुकान, चमकदार बोर्ड या ज्यादा सामान नहीं चाहिए था। उन्हें वही पुराना स्वाद और रघु का भरोसा चाहिए था। काका, सच कहूं तो आज मुझे समझ आया कि मैंने सिर्फ दुकान खरीदी थी, आपका हुनर नहीं। हर इंसान की अपनी मेहनत और अपनी पहचान होती है सेठ जी। धनराज मुस्कुराया और रघु की तरफ हाथ बढ़ाया। आपसे एक बात कहूं काका? हाँ बोलो। कल से हम दोनों अपनी मेहनत करेंगे, लेकिन मैं आपसे कभी दुश्मनी नहीं रखूंगा। रघु ने धनराज की तरफ देखा और मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच की कड़वाहट वहीं खत्म हो गई। धनराज अपनी दुकान की तरफ लौट गया और रघु अपने ठेले पर ग्राहकों को मटन परोसने लगा। गोपाल, याद रखना बेटा, मेहनत से कमाया हुआ भरोसा किसी की दुकान से बड़ा होता है। हाँ बाबा, अब ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।